वो समझ में आ रहा है ना सब? साक्षी बेटा, आ रहा है सब? तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे पिछली क्लास में, याद है कुछ? ये तार कट गया क्या यार, कहाँ से आवाज जा रही कि नहीं? न्यूक्लियस पढ़ लिए थे, और तो क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा दिलाओ दो। लाइसोसोम पढ़ना था, पढ़ लिए थे लाइसोसोम? नहीं यार, अभी कैसे पढ़ लेंगे। अच्छा, हम लोग वो पढ़ रहे थे शायद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे ना। ये देखो, ये न्यूक्लियस पढ़े थे, क्रोमोसोम के बारे में समझे थे, ये यहाँ तक पढ़े थे ना। ये देखो, ये हम लोग जैसे शुरू किए थे, साइटोप्लाज्म को पढ़ना शुरू किए थे, है ना। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या था, जैसे क्या, अब ये जो सेल है, जो ये सेल है, इसके अंदर जो कुछ भी भरा होता है वो सब क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंट था ना, है ना। देखो जैसे ये सेल था, तो यहाँ एक न्यूक्लियस था, और यहाँ जो कुछ भी भरा हुआ था, अगर हम लोग ये बात करेंगे कि न्यूक्लियस को छोड़ दो, तो जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, है ना। इसको छोड़ दो, क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस को भी ले लेंगे, ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस को भी मिला के, दोनों को मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म, है ना। हम लोग न्यूक्लियस पढ़े, और ये सेल का, दोनों सेल का जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पढ़े, सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर गए, तो हमें क्या मिला, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेली मतलब जो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब देखने को मिलते हैं, है ना। तो हम लोग वही पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि जो साइटोप्लाज्म है, उसमें ये दो टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन वाले, और एक कैसे थे, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन के ऑर्गेनलिस थे। तो हम लोग सिंगल लेयर वाले सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के ऑर्गेनलिस को पढ़ना शुरू किए थे। तो इसमें हम लोग पहला पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बात समझ में आ रही है। अब देखो दूसरा आज जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटस, बात समझ में आ गई। क्या पढ़ेंगे, गोल्जी ऑपरेटस। तो अब देखो गोल्जी ऑपरेटस, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे, मतलब ये भी क्या है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन का ऑर्गेनली है ना। सिंगल डबल का मतलब तो समझ गए थे ना। अगर ऑर्गेनली मतलब जो भी कुछ है, अगर उसकी लेयर ऐसे एक ही है तो सिंगल लेयर, और ये डबल है ना, जैसे सेल में होती है। अगर मोस्टली प्लांट सेल की बात करें, तो एक बाहर क्या होता है, सेल वॉल, और उसके बाद अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये वाली था। अब देखो हम लोग आज पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटस। तो अब यहां समझो ध्यान से, देखो गोल्जी ऑपरेटस क्या है। गोल्जी ऑपरेटस एक्चुअली कॉल्ड डिक्टियोसोम। अगर कोई पूछे इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, डिक्टियोसोम, है ना। ये सब बात भी एकदम ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ सब जितने पॉइंट है, तो सेकेंड नेम ऑफ गोल्जी ऑपरेटस क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। अब देखो, इट एराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां से बनती है, देखो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, देखो इसका, और इसके दो टाइप था, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से निकल के क्या बनती है, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी हम लोग उसको बोल सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो कहां से निकलती है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से निकलती है। अब इसको हम लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मतलब देखो इसके कितने नाम हो गए, लगभग 4 नाम। एक तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम और गोल्जी ऑपरेटस, बात समझ गए ना। इसको चारों यही इसी का नाम है। अब गोल्जी ऑपरेटस जो होता है, ये कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही डिस्कवर किया था। अब देखो जो डिस्कवर करता है, अपना नाम तो सभी चाहते हैं। अब जैसे मान लो किसी का नाम रखना है, अब ये तो हम चलो इसको बोल दिए, गोल्जी बोल दिए। अब गोल्जी ऑपरेटस, कुछ ऐसा ऑपरेटस जैसे दिखाई दे रहा था, बोल दिए, है ना। बाद में इसको डिक्टियोसोम भी बोला गया, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला गया। लेकिन मेन तो क्या था, साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी नाम के। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट बात, इट प्रेजेंट ऑल द यूकैरियोट सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट।
ध्यान देखो, ये वाला भी जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये वाला भी देखो ऐसे ही था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव एंडोप्लाज्मिक, ये देखो ये एब्सेंट इन प्रोकैरियोट और आरबीसी मैमल और एम्ब्रियोनिक सेल, और ये प्रेजेंट होती थी किसमें, उसमें यूकैरियोट में, ये वाली भी ऐसे था। और इसमें भी देखो यही है, क्या है, ये यूकैरियोट में पाई जाती है और प्रोकैरियोट में क्या होता है, नहीं पाई जाती। बात समझ गए ना। प्रोकैरियोट किसको बोलेंगे, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है, है ना, जो बहुत पहले वाली सेल है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो सब क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोट में आती हैं। अब ये गोल्जी अपरेटस का ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे। अब देखो जैसे देखो ये जो ये दिख रहा है पूरा, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये कुछ अगर इसको हम अगर ऐसे बनाओगे तुम लोग या बनाने तो देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसे ऐसे गया है, ये कुछ ऐसा है, और फिर ये इसमें तो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो ये कट कर था ऐसे ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हो ना, ये कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को बनेगा। अब ये थोड़ा 3D टाइप से है, तो ये ऐसे कट कट के एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये कुल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको ल्यूमेन बोलेंगे, है ना, और इसको बोलेंगे ल्यूमेन, और कई इन्हीं के बीच बीच में नई नई वेसिकल एराइज होती रहती हैं, तो ये न्यूली फार्मिंग वेसिकल बोली जाएगी, है ना। और देखो यहाँ पे इसके अंदर एक इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स पाए जाते हैं, है ना, और ये सिस, देखो एक इसमें दो फेज होता है, देखो जो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको सिस बोलते हैं। जैसे एक होता है सिस और ट्रांस, जैसे मान लो देखो, अगर मान लो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, ये कुछ ऐसा है, तो अगर दोनों ये ऐसा दिखेगा तो ये सिस कंडीशन कहलाएगा, और अगर मान लो एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक ऊपर, तो ये ट्रांस कहलाएगा, है ना, और ये क्या कहलाएगा, ये सिस कंडीशन। तो ये वाला जो इसका है, ये सिस फेस है, जो इसके इधर वाला दिखाई दे रहा है, और इधर वाला जब बनेगा तो वो ट्रांस फेस कहलाएगा। और ये सिक्रेटरी वेसिकल इससे निकल निकल के फिर बनती हैं, और ये सिस्टर्नी है। जैसे मान लो ये जो ल्यूमेन है, तो अगर एक को मिला दोगे तो ये एक क्या कहलाएगी, सिस्टर्नी, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सिस्टर्नी, ये क्या है, सिस्टर्नी। अब इसका फंक्शन देख लो थोड़ा सा क्या होता है। अब जो फंक्शन होता है गोल्जी अपरेटस, ये एसोसिएटेड विद द स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, है ना। बहुत सारा जैसे सेल में होता है ना, कि जैसे मान लो कि प्लांट सेल है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके अंदर जो कुछ भी बनेगा वो स्टोर भी होगा। तो स्टोर करने में क्या हेल्प करता है, इंडोप्लाज्मिक ये गोल्जी अपरेटस। और ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे मान लो बहुत सारे सब्सटेंस हैं, एक स्थान से जहां बने दूसरे स्थान पर उसको जाना है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। इसीलिए जानते हो इसको, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, लिख लो चाहे, जो गोल्जी बॉडी को, इसको अपरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस होता है ना, कि ऐसा कहता है यहाँ रुक जाओ, अब तुम लोग जाओ, अब तो मान लो अगर सिग्नल हो गया हर जगह पे, नहीं पहले तो होता था ना ऐसे चौराहे पे, तो इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेशन करता है वेरियस सब्सटेंस का, और पैकेजिंग काम करता है। जैसे मान लो सेल को बहुत पास ऐसे अरेंज होना है या कुछ और चीज को, तो उसको प्रॉपर ऐसे पैक करने में ये पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। अब ये गोल्जी से एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और एंजाइम एंड लिपिड। जैसे पॉलीसेकेराइड क्या है, ये प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम लोग, तुम लोग समझो ना, हम लोग जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब लेते हैं, और तो इसके अलावा कुछ खाते नहीं है ना। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है, अगर एक से अधिक सेकेराइड मिल जाएगा तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करता है, बहुत सारी कुछ प्रोटीन बनाती है, कुछ एंजाइम और कुछ लिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके फंक्शन है। अब बताओ आगे, देखो इन प्लांट गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। अगर प्लांट की बात करें तो सेल वॉल कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में। बस समझ रहे हो ना, सेल वॉल केवल कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनती है, और सेल वॉल किससे मिल बनी होती है, सेलुलोज से। तो जो प्लांट सेल में सेल वॉल बना है वो सेलुलोज से मिलकर बना है, और वो सेलुलोज का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। मतलब इसमें जो मटेरियल होता है वो गोल्जी अपरेटस भी इसका काम करता है। और सच है सेलुलोज और प्रोटीन, क्योंकि उसकी सेल वॉल सेलुलोज और कुछ कुछ प्रोटीन भी उसमें देखने को मिलता है। बात समझ गए ना। अब देखो अगला,
हाँ, जैसे देखो जैसे हमने बताया कि ना फैट जो होता है, फैट, ग्लिसरीन जो सब होते हैं ना, ये सब सबस्टेंस है से हम लोग जो जो खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब है ना। ऐसे भी लिपिड होते हैं। लिपिड का हम लोग का एक फैटी टाइप का होता है ना, तो उसको भी हम लोग यूज करते हैं। या कोई चीज का बनना हो, जैसे मान लो कि सेल का बनना है, या सेल का कोई पार्ट है, या बॉडी का कोई पार्ट है, तो उसमें कभी कभी लिपिड देखने को मिलता है। ऐसे बात समझ गया ना। तो ये आया क्या, पहला हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या हो गया गोल्जी ऑपरेटस। अब तीसरा देखो क्या आएगा, लाइसोसोम। अब बताओ जो लाइसोसोम है ये भी किसमें था, लाइसोसोम किसमें था, ये भी सिंगल लेयर में था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी ऑपरेटस ये क्या है, ये भी सिंगल लेयर। अब देखो ये भी लाइसोसोम को, ये टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। टीनी मतलब बहुत छोटा है ना, हो जाता। डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड लाइसोसोम। अब देखो दीज वेयर द 18 डिस्कवर्ड बाय द क्रिस्टियन डी डुबे, है ना। ये एक क्रिस्टियन डी डुबे ने इसको डिस्कवर किया था। और ये लाइसोसोम कॉमन इन एनिमल सेल एंड आल्सो अकर्स इन द एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट सेल। ये जितने भी एनिमल सेल पढ़ोगे उसमें ये देखने को मिलेगा, कॉमन है, सब में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट सेल उसी में पाया जाता है जो प्लांट सेल अभी एक्टिवली डिवाइडेड है, मतलब डिवाइडिंग कंडीशन में। जैसे देखो अगर मान लो ये सेल है, ये सेल है, अगर ये सेल है इन प्लांट की, और अगर प्लांट की सेल है और ये अभी डिवाइडिंग कंडीशन में है, अगर ये प्लांट की सेल डिवाइडिंग कंडीशन में है, अगर डिवाइडिंग कंडीशन में है तो इसमें हमें लाइसोसोम देखने को मिलेगा। और एनिमल सेल तो सभी में कॉमन है, एनिमल सेल में देखने को मिलता ही है ना। तो अब ये जो है दूसरा, अब देखो दूसरा, ये लाइसोसोम इज द बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये तो वहां भी बात लिखा ही था, है ना। ये देखो ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, जैसे ये पूरा सेल दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही क्या है, सेल है। और कौन सेल है, ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है ना, क्योंकि एनिमल सेल में तो ये पाया ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, ये इसको निकाल के बड़ा किया गया समझने के लिए। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई जो इसको चारों तरफ से बाउंड्री प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं बहुत सारे। अभी इसका मतलब समझ आएगा इसका क्या काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का। और ये वाले जो होते हैं ये ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बस समझ आ रही है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, सिंगल लेयर बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, है ना। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर ये है, देखो ये बहुत सारे सेल में लाइसोसोम देखने को मिलते हैं, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब देखो इसका कुछ फंक्शन बात करें हम लोग, ये इंपॉर्टेंट बात फंक्शन है इसका। देखो अगर हम लोग उसके फंक्शन पे आएंगे तो लाइसोसोम प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्टॉप्ड सेल बाय द डाइजेस्टिंग स्टोर्ड मटेरियल लाइक प्रोटीन, फैट एंड ग्लाइकोजन। मतलब ये हमको लाइसोसोम हमारे बॉडी को या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट आ गया, अब एनिमल है तो कहीं बाहर से खा के लेगा, अब प्लांट है तो उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो बना हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी देने का काम कौन करवाता है, लाइसोसोम। बात समझ गए ना। अब देखो अंडर द सर्टेन कंडीशन लाइसोसोम में बर्स्ट देयर एंजाइम डाइजेस्ट द वन आउट एंड अगेन सेल एंजली, क्या लिखा दिखाई नहीं दे रहा है, एंजली कॉल द ऑटोफेजी, हेंस लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द, यहां लिख लो सेल, इसको बोलते हैं आगे जहां पे बैग बस डेंस होगा ना उसे लिख दो। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लाइसोसोम कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा काम करता है कि अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। बात समझ रहे हो ना। और ब्लास्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको कभी लगता है, जैसे इसको कभी लगता है कि मान लो ये सेल है, बात समझ गए, इसे मान लो ये लगता है ये सेल है, अब यहां पे लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये क्या करता है, अगर मान लो कोई बाहर से कोई ऐसा पैथोजन आएगा जो इस सेल को इन्फेक्शन कॉज करेगा तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसको मार देगा। जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी, ये वाले एंजाइम, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम की हेल्प से
ये इसको मार देगा, जो बाहर से कोई पैथोजन आएगा, जिससे उसकी सेल की क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसे आती है कि इसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है इस सेल में अंदर कि अब ये इसको मार पाने में संभव नहीं है। कितने को मारेगा, बात समझ गए ना। जैसे बोले कि हमारे इस रूम में मान लो जैसे एक आध दो लोग आ गए बाहर से, तो हम देख रहे हैं उसको या तो भगा दिए या तो निपटा दिए, बात समझ। अब अगर अचानक से बहुत सारे लोग आ गए, अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे यहाँ पे सीधा बम गिरा दो, सारा खत्म, मतलब वो भी खत्म वो भी खत्म। तो क्या करेगा, अब इसको मारने के लिए ये खुद अपने आप को मार देगा। जब ये अपने आप को मार देगा तो जो इसके पास रहेंगे सब मरा। मतलब ये उसको बचाने के लिए क्या करता है, जैसे कोई भी सेल अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो खुद अपने आप को ही मार देगा और वो भी मर जाएगा, बात समझ गए ना। तो जितने भी सारे थे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये उसको बचाने के लिए ऐसा काम करता है ना। इसीलिए देखो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट याद कर लो, अंडरलाइन भी कर लो। ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को अभी बताया है ना। वो क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और ये क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। अब देखो आगे, लाइसोसोम डिफाइन द बॉडी बाय द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स एंड कार्सिनोजन। ये वही वाली बात, मतलब क्या करता है, जो बाहर से कोई भी पैथोजन, जैसे कोई ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई और, या कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर चला गया है। जैसे कभी कभी लोग गुस्से में आके जहर पी लेते हैं ना, मतलब वो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, फांसी नहीं यार, फांसी में लाते तो नहीं, तो वो सेल में जाएगा। अब इतना अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको क्या करेगा, वो धीरे धीरे मार देगा। जैसे जहर, जब कोई जहर खाता है पॉइजन, तो बहुत ज्यादा रहता है, वो खुद सारी सेल डैमेज हो जाती है। लेकिन जो तुम लोग फूड भी खाते हो ना, उस फूड में भी जहर होता है, बात समझ रहे हो ना। आई है कि वो जहर बहुत कम होता है, तो इसलिए हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, लाइसोसोम, वो ढूंढ ढूंढ के सबको क्या करता है, खत्म कर देता है। बस अगर सोचो लाइसोसोम नहीं होगा तो हम लोग के बॉडी में जो ये सब इधर दुनिया में खा रहे हो ना, इज्जा पिज्जा बर्गर सब बहुत खतरनाक चीज होती है, उसमें सब कुछ रहता है, बात समझ गए ना। तो ये उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। मतलब बॉडी में हमारे देखो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक छोटी सी सेल जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके अंदर कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहा है, बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इतनी सेल मिला के हमारे सेल में लाखों करोड़ों सेल है, और सभी सेल में एक जैसा फंक्शन चल रहा है। कोई भी सेल ऐसी नहीं है जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है या उसमें कोई ज्यादा कम हो रहा है, कोई ज्यादा अधिक हो रहा है, ऐसा कोई सेल नहीं है। अगर ऐसी होगी तो पक्का वो सेल क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी और कोई डिजीज कॉज कर देगी, है ना। जैसे कभी कभी फोड़े फुंसी निकल आते हैं, तो पक्का उस स्थान की सेल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन हुआ है या कोई दिक्कत आ गया है। अब उसको सेल खुद रिपेयर कर लेगा अपने आप, बस समझ ना, पूरे सेल को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। और रिपेयर करने में ये सारे जो ये ऑर्गेनली हैं, सब उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बस समझ गए ना। तो ये हम लोग इसमें पढ़े। अब देखो, अब अगला ये तब हो गया पूरा सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनली थे। अब दूसरा जो आएगा क्या आएगा, जो डबल लेयर के ऑर्गेनली हैं मेम्ब्रेन के, वो आएगा। तो अब डबल लेयर के मेम्ब्रेन ऑर्गेनली में पहला जो है वो है देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो जो ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इसको सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को, हम बता दें अभी से, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी ब्रदर्स क्या बोलते थे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और लाइसोसोम क्या बोलते थे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसको भी क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका रीजन थोड़ा समझ जाओ तो हम इसको समझने में आसानी रहेगा, हम बताते हैं इसको। जैसे देखो, जैसे क्या होता है, हम लोग के अंदर चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसके अंदर होता है रिस्पायरेशन, बात समझ रहे हो ना। अब देखो रिस्पायरेशन का मतलब तुम लोग ही जानते हो, हम लोग जो बाहर की हवा है सांस लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं फिर अंदर करते हैं, ये प्रोसेस क्या है, रिस्पायरेशन, यही होता है ना। लेकिन इसको रिस्पिरेशन इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना। रिस्पिरेशन देखो मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आया है, अब जैसे हम लोग खाना खाए हैं तो कुछ बॉडी के अंदर गया है, अब जो न्यूट्रिएंट्स आया है वो न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी लेना है। खाना काहे लिए खाते हो, एनर्जी के लिए।
चॉकलेट का लिए खाते हो? दांत खराब करने के लिए? देखो बोली हाँ, है ना। तो मतलब एनर्जी के लिए जो भी खाते हैं, तो ऐसे एनर्जी नहीं मिल जाती है। जो कुछ भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको पहले तोड़ा जाता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन होगा, उसको जलाएगा, जलाएगा मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तब हमको एनर्जी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम तुमको बाइक दे दें और फ्यूल भी दे दें, कहते हैं ये लो बाइक ले लो, फ्यूल ले लो, तुम लोग अब बोल दें कि स्टार्ट मत करना, चलाओ, है ना। अगर हम बोल दें स्टार्ट मत करना लेकिन चलाओ, तो कितना कितना ऐसे चलाओगे, ऐसे ऐसे करके चला ही नहीं पाओगे। कुछ दूर ले आओगे, क्या अरे हम ऐसे साइकिल है हमको दे दीजिए, ये हम नहीं चला पाए। बस समझिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन जब तक उसको स्टार्ट करके उसको फ्यूल को जलाओगे नहीं तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, और ना एनर्जी मिलेगी ना गाड़ी चलेगी, क्योंकि तुम्हारे बलबूते तो गाड़ी खिंचाएगी नहीं, है ना। अब मान लो बाइक है तो उठ भी जाएगी, अब जो ट्रक है बड़ी बड़ी उसको तो उठा नहीं पाओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी तुमको न्यूट्रिएंट्स मिला है उससे हमको एनर्जी तभी मिलेगी जब हम उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेंगे। जैसे एक बार दूसरा एग्जांपल देखो, तुमको खाना खिला रहे हैं, बोल रहे खाना खाओ लेकिन सांस मत लेना। अब खाना बस खा लो, नाक और मुंह दोनों बंद कर लेना 5 मिनट के लिए, बंद मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर कहोगे सर बोले थे बंद करने के लिए, तो फिर क्या होगा तुम समझ सकते हो। इसका मतलब रिस्पिरेशन जो होता है, इसका मेन काम देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो हम लोग ग्लूकोज लिए, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। जैसे ये ग्लूकोज था बहुत फॉर्म में, तो इसको तोड़ दिया। अब ये तोड़ना मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज करना। ये ऑक्सीडाइज करेगा और इससे हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। तो अगर जब हमारा ग्लूकोज तोड़ के एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन। बस समझ गए। और ये रिस्पिरेशन होता कहाँ है? ये रिस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो एनर्जी कहाँ से बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जहां एनर्जी बनेगी उसी तो पावर बोला जाएगा, और जहां बने उसको पावर हाउस बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जहां से लाइट आती है बोलते हैं ना पावर हाउस, तो ये पावर हाउस है किसका? सेल का, पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ गए ना। तो ये इसको एनर्जी यहां बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब एक बात थोड़ा सा और समझ लो तुम लोग को जानकारी के लिए, जिससे कि कोई चीज आएगा तो लिंक कर पाओगे, हालांकि ये नहीं है। देखो यहाँ पे हमको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही क्यों मिलती है? बात समझ रहे ना, उसको थोड़ा समझ जाओ। जैसे हमको जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में क्यों मिलती है? किसी और फॉर्म मिल जाती है। तो एटीपी भी हम लोग के की एनर्जी की करेंसी है। करेंसी समझते हो? जैसे हम लोग पास करेंसी, हम लोग करेंसी क्या है? रुपया, है ना। अगर हमारे पास रुपया है तो फिर मतलब ठीक ठाक है काम। बस समझ गए ना, सब कुछ पैसा है। अगर पैसा है तो आराम से एकदम ऐसे जिंदगी से कटेगी। इसका मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, किसी को भला बुरा बोल सकते हैं, मेरे पास पैसा है। बस समझ रहे हो ना। इसका मतलब उस पैसे से सारा काम कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्या है? करेंसी है। अब यहां पे एटीपी भी है, ये हमारी एनर्जी की करेंसी है। क्योंकि अगर मेरे पास एटीपी है तो वो एटीपी से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखो हम पढ़ा रहे हैं, जो एनर्जी लग रही है वो क्या लग रही है? एटीपी। तुम लोग पढ़ रहे हो, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है क्या हो रही है? एटीपी। अभी हम चलेंगे, एनर्जी वेस्ट हो क्या होगा? एटीपी। अब बोल रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी एटीपी। मतलब एटीपी एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ कहीं और जा सकते हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं। सारा काम में क्या काम लगेगा? एटीपी। बात समझिए ना। लेकिन तो अगर देखा जाए तो ये एटीपी बनी कहां से है? अब ये ग्लूकोज को तोड़ के बनी है। अब एनर्जी हम लोग को ग्लूकोज से मिलती है, फैट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन वो अल्टीमेट लास्ट में किसके फॉर्म में टूटेगा? एटीपी के फॉर्म में। अब वही एटीपी को हम लोग क्या करेंगे? यूज कर क्या करेंगे? एनर्जी यूज करेंगे। बस समझ रहे हो ना। तो इसीलिए एनर्जी करेंसी क्या हो गई? एटीपी। मेरे पास ग्लूकोज हो या ना हो, फैट हो या ना हो, अगर एटीपी है तो काम चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये एटीपी आएगी कहां से? बिना इसको तोड़े आएगी नहीं, लेकिन लास्ट में इसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में आना जरूरी है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास मान लो, जैसे हमारे घर में खेती बाड़ी होती है गांव में। अब खेती बाड़ी होगी तो पैसा तो नहीं खेत में उगता है कि गए पेड़ हिला दिए, पूरा बरसात हुआ,
ले दे दिए। वही धान गेहूं जो अनाज होता है वही उगता है। अब हो गया, तो अब ऐसा तो है ना कि हमारे घर में अनाज उगता है तो हम कहीं जाएंगे तो पीछे एक बोरा बांधे हुए हैं, कहीं जाना हुआ तो लो 5 किलो ले लो, ऐसा तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे, उसको हमने क्या प्रोड्यूस किया, सीरियल्स मतलब अनाज, अब उसको ले आएंगे मार्केट में, क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो उससे हमसे क्या मिल जाएगा, रुपया। अब उस रुपये को कहाँ डाल लेंगे, जेब में। अब हम उस रुपया को आसानी से कहीं लेकर टाल भी सकते हैं। अब पता लगा एक बोरा चावल लेके पीछे बांध घूमो, भैया हमको ई रिक्शा बैंक रोड छोड़ दो, लो 5 किलो ले लेना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो तुम किसके फार्म बना लिए, रुपया के फार्म में। अब उस रुपया से चाहे तुम कपड़ा खरीदो, घूमने जाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी करो, वो रुपया काम कर जाएगा। तो ऐसा ये एनर्जी भी, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, करेंसी होती है एटीपी की। इसीलिए कुछ भी खाओ वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, एटीपी में, तब हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। बात समझ गए ना। तो ये जो काम होता है, ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसको हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग, अब हम थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हालचाल करते हैं इसका, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। बात समझ गए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्मॉल रॉड शेप्ड और स्फेरिकल बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। एक ये स्मॉल या तो रॉड शेप या तो स्फेरिकल टाइप की देखने को मिलती है, और ये हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। बात समझिए। देयर मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम द टू सेवरल थाउजेंड इन ईच सेल, मतलब इसका जो सॉरी नंबर इसके होते हैं, मेम्ब्रेन नंबर, जो इसके नंबर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो सभी सेल टू सेल वेरी करते हैं। जैसे मान लो किसी सेल में 100 माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी सेल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है, इस सेल में 200 है। ये सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है अलग अलग, कि उसमें कितने टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया वो मेम्ब्रेन होंगे। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको अंडरलाइन कर लो, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय द अल्बर्ट वान कोलिकर, है ना। 1880 में एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट वान कोलिकर ने इसको डिस्कवर किया था, और डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, बस उन्होंने उसको बताया कि हाँ कुछ है जिसका ये काम है। फिर एक साइंटिस्ट दूसरे आए बेंदा नाम के, बेंडा कहो चाहे बेंदा कहो, इन्होंने फिर माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, बेंदा ने। और ये प्रेजेंट, अब देखो ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। समझ लो ना, सभी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ये हो गया। अब देखो आगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ऐसा नहीं होता है, ये मतलब समझने के लिए ऐसा बनाया गया है, ये हाइपोथेटिकल। देखो अब पहली बात तो ये समझो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 2 लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है ना। तो इसमें 2 लेयर देख लो कौन है। देखो एक तो ये जो बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली जो हम इसे बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन हो गई। एक दूसरी मेम्ब्रेन इसमें क्या है, ये वाली है, ये वाली जो देखो ये अभी ग्रीन कलर हो जा रही है, ये है ना, ये ऐसे ऐसे, तो ये कुछ ऐसी, ये थोड़ा सा इस तरह से होती है। तो ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये वाली है क्या, आउटर मेम्ब्रेन, और जो हम बना रहे हैं अभी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये 2 मेम्ब्रेन से मिल क्या होता है, बना होता है। और इसके अंदर देखो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर ये भरा हुआ है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं पहले, अब तो जो खाली है, और इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मान लो ऐसा कुछ है, जो ये इसको ऐसा बना है, जिसको हम बनाए, ये मान लो ये ऐसे गया और ऐसे है ना। अब इसमें ये ऐसे ऐसे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गन में, समझ रहे हो। तो ये जो है ये वही वाला है, यहाँ पे दिखा गया। तो ये क्रिस्टा कहलाता है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी देखो देखा जाए तो इसमें जो ये वाला पार्टिकल है, इसको ये वाला पार्टिकल बाहर निकालेंगे। ये वाला हम बना रहे हैं जो ये ऐसे करके, और इसको देखोगे तो ये बड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये F0 F0 F1 पार्टिकल है, इसका नाम क्या है, देखो ये इसका नाम है F0 F1। ये क्या है, F0 F1। तो अब देखो जो इसका ये वाला पार्ट है ये कहलाएगा F0, और जो इसका ये वाला पार्ट है वो कहलाएगा F1।
है ना। तो ये F0 F1 प्रोटीन है या इसको पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये इसका कुल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर में ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज द बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑन इनर मेम्ब्रेन एंड आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स, क्रिस्टी एंड ऑक्सीसोम। इसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टी होती है और ऑक्सीसोम होते हैं। जो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है ना, ये इसको काट के दिखाया गया है, इससे बात समझ में आए। अब देखो फंक्शन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन है। देखो एक तो वही फंक्शन हो गया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिस्पिरेशन होता है। अच्छा, रिस्पिरेशन भी ना दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। तो ये वाला जो होगा, ये अगर होगा तो ये कहलाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट में होगा तो यही होता है। अब इसका फंक्शन देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, है ना, है ना। दे ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब उसको कोई भी हम लोग जो सब्सटेंस यूज खाने में यूज करेंगे उसको तोड़ेगा, उसको ऑक्सीडाइज करने मतलब उसको तोड़ेगा, ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस। और क्या करेगा, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म देख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। कभी कभी आता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म ये है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, पीड़ा, परेशानी। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, है ना। जो फैटी एसिड होता है बॉडी के अंदर, मतलब फैट और थोड़ा सा एसिडिक फैट जो बनता है, मतलब फैटी एसिड, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। बात समझ रहे हो ना। वीडियो लैग कर रहा है, चलो ठीक। अब तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो दूसरा क्या आएगा, अब आएगा प्लास्टिड। समझ अभी है, कितना तुम लोग का टाइम था अभी, 4:30 5 तक है ना, ठीक है इसको करो। अब देखो क्या आएगा, प्लास्टिड आएगा। अब देखो प्लास्टिड आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। देखो एक चीज और केवल प्लांट्स में मिला था, क्या, भूला। ये केवल प्लास्टिड जो होता है केवल कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में। एक चीज और था जो केवल प्लांट सेल में होता है, वही क्या, भुला दिए, सेल वॉल बोलते हैं ना उसको। वो केवल क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ऐसे करोगे तो फिर बहुत दुख होगा ना हमको। अब याद करो, जब मान लो कभी डिफरेंट लिखने को आएगा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट लिखो, तो यही सब बात तो लिखोगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ये सब बात अभी और बहुत सारी चीज मिलेगी, तो सब बात याद नहीं रहेगी तो कैसे लिखोगे। बादाम खाया करो, खाते हो, जोक मार रहे हो क्या। बादाम बादाम रखे थे कि याददाश्त बढ़ाने के लिए, भूल गया रखे कहाँ है। फिर देखो अब देखो प्लास्टिक मेम्ब्रेन ये ब्राउन होता है। अब दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस। ये फूड सब्सटेंस के स्टोरेज में भी काम आता है। अब इसके पहले एक बात और पढ़े थे, स्टोरेज में काम आता था क्या, ये भी स्टोरेज में काम आता है। इसके पहले एक ऑर्गेनेली और पढ़े थे जो स्टोरेज में काम आता था, लाइसोसोम। इसमें लिखा था ना स्टोरेज में काम आता है, पैकेजिंग में काम आता है, वही पढ़े थे, उसी लाइसोसोम था। हाँ तो तुम लोग भूला है तो जल्दी जल्दी। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कलर के आधार पे प्लास्टिड के कुछ टाइप हैं, 3 टाइप, कुछ मतलब 3 टाइप के। तो प्लास्टिड के 3 टाइप देखो कौन कौन से टाइप। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का। एक होता है क्रोमोप्लास्ट
जो ऑल कलर के होते हैं। ऑल का मतलब ग्रीन को छोड़ के लाल, नीला, पीला। फ्लावर देखे हो तुम लोग? फूल, फूल बहुत टाइप के फूल होते हैं ना, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, बैंगनी होता है, इतने सारे फूल हैं। तो जो अगर वो कलर वाइज फूल है तो क्या 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 रहेगा उसमें? क्रोमोप्लास्ट। अगर किसी में कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस है, तो क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत है कलर की, सुधार लो। कलरलेस तो क्या कहलाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? सभी कलर का। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जो जिसमें कलर ही नहीं होता। बस समझ गए ना? तो ये होता है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है जिसमें जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा है जो कि प्लांट सेल में पाया जाएगा। हम लोग में होता है क्या क्लोरोप्लास्ट? अगर हम लोग में क्लोरोप्लास्ट होता तो मतलब कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। एक कहावत है ना पेट होता ना किसी से भेंट होता। मतलब खाने के लिए तो हम सब कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? हा? अरे अपने माँ बाप को और किसको क्या खिलाएंगे? अब देखो, मान लो अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता, बढ़िया धूप निकलता, जाते बढ़िया ऐसे खड़े हो जाते, कुछ देर तक हमारा पेट भर जाता, तो इस सब जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी जहां जहां भूख लगे आराम से खड़े हो जाएगा, पेट भर जाएगा। लेकिन हम क्या है, मजबूरी है हमारी कि नेचर ने हमको ऐसा बना दिया है, गोरा गोरा बना दिया है, अभी हरा हरा बना दिया बड़ा अच्छा रहता है ना, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाते, जहां धूप निकलती खड़े हो जाते, सुबह सुबह पर डे, फिर एक बार सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम का डोज पूरा, आराम से घूमते जंगलों में, ना कोचिंग आना पड़ता, ना पढ़ना पड़ता, ना खाना, और क्या चाहिए हमको? इसे तो खा रहे हैं। अगर खाना मिल जाए तो कोई जरूरत क्या है, जाए चलेंगे फिर, समझ गए? तो ये केवल प्लांटों में ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो प्लांट का देखो, लेकिन प्लांटों में एक दिक्कत हो गई, प्लांट बेचारे वहीं खड़े हैं, न कहीं जा पाएंगे, है ना, न किसी से बोल पाएंगे, न उनका दिल टूटता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, उनके दिल दिमाग किडनी कुछ नहीं होता, एक स्थान पे खड़े, बस खाना बनाए और तुम उनको खा जाओ, ले आओ। तो ये एक मतलब उसको चलाने के लिए कुछ ऐसा बना दिया अलग अलग। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट इज द फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जितने टाइप के प्लास्टिड हैं, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये सब एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो कैसे चेंज होते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, और यहां हम लिख दिए क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट, और इधर लिख दिए ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो ये क्या है, ये सब आपस में चेंज हो सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, टमाटर जानते हो? टमाटर सब लोग जानते हो। टमाटर पहले हरा हरा होता है, फिर पीला हो जाएगा, फिर वही टमाटर लाल हो जाएगा। तो जब तक हरा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। जब पीला पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। और लाल होगा तब वो क्या रहेगा? क्रोमोप्लास्ट। अब बहुत देर तक रखो, उसका पूरा कलर ही गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। बस समझ गए ना? तो वही सेल, वही पार्ट, अब आपस में उसमें प्लास्टिड चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फल, जैसे आम है, जब फल लगेगा तो हरा रहेगा, जब पकेगा तो पीला हो जाएगा, कुछ कुछ लाल भी हो जाते हैं। तो वो मतलब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। सारे फल लगभग ऐसे देखने को मिलता है, उसका कलर चेंज होता है। बस समझ रहे हो ना? तो कलर चेंज होने का मकसद किसकी वजह से होता है? प्लास्टिड की वजह से। और प्लास्टिड केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। बस समझ गए ना? गिरगिट रंग बदलता है, सुने हो कहानी? गिरगिट समझते हो ना? अब देखो यहाँ पे, तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की कहानी तो थोड़ा कम समझना है।
हमको थोड़ा सा प्लास्टिड के बारे में समझना है, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब जो आप फोटोसिंथेसिस जानते हो क्या होता है, क्या क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तुम बहुत बचपन में पढ़े होगे, छोटी क्लास में। हाँ, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की, सनलाइट की, है ना। और नीचे से पानी लेगा, सनलाइट पकड़ेगा और CO2 लेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ये काम प्लांट खुद करता है, अपना भोजन प्लांट खुद बना लेता है। अब ये देखो, ये जो बनाता जहां पे है वो कहां बनाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक साइट है जहां वो फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो अभी जानते हो इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे खाना बनता है और पावर हाउस ऑफ द सेल में क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो वो क्या था, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये क्या है, किचन ऑफ द सेल। तो ये क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा अलग से समझाया गया है। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में देखा जाए तो इसको अगर ऐसे कट करके देखोगे, देखो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है ये ऐसे सिक्के के आकार ऐसे इकट्ठा होकर पूरा बन चुका है ना। तो ये पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा सिक्का, ये कहलाता है ग्रैनम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनम। अच्छा जानते हो, अगर हम किसी एक को बाहर निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, थाइलेक्वाइड। जैसे मान लो यहाँ बनाते हैं, देखो जैसे देखो, जैसे हम लोग ऐसे पूरा सिक्का अरेंज कर दिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरा जो है ये पूरा कहलाएगा ग्रैनम। क्या कहलाएगा। और अगर हम किसी एक को निकाल लेंगे, किसी एक को, तो ये क्या कहलाएगा, थाइलेक्वाइड। और मिला क्या होता है, ग्रैनम। तो इसी ग्रैनम में पूरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और देखो एक मान लो ये हो गया, अब दूसरा ग्रैनम मान लो यहां पूरा बन गया, यहां पे। अब ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो अब देखो ये जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो एक ये है पूरा, एक पूरा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो एक ग्रैनम ये है, एक ये है, एक ये है, और किससे मिलकर बना है, थाइलेक्वाइड से। और इसके बीच में जो स्पेस बचे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, है ना। और ये भी देखो 2 लेयर का मेम्ब्रेन होता है, एक इनर जो अंदर तरफ है और एक बाहर जो आउटर तरफ है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ये भी दोनों मिल से बना हुआ है। तो इसी जो ये जो ग्रैनम है और स्ट्रोमा, इन्हीं दोनों में मिला के फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक्चुअली जानते हो, अभी हम लोग आगे मिलेगा तो पढ़ाएंगे अगले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो होते हैं देखो, इसमें 2 टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, और एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होता है ये किसका प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का। अब जो डार्क रिएक्शन है ये देखा जाए तो ये स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन है ये देखा जाए तो ये ग्रैनम में होता है। बात समझ गए ना, इसको चाहे लिख डालो। जो डार्क रिएक्शन है इसका ये होगा स्ट्रोमा में, और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होगा, ग्रैनम में। बात समझ गए ना। तो ये इसका कैटेगरी था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका फंक्शन देखो, जो फंक्शन होगा ये क्लोरोफिल पिगमेंट ऑब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। देखो इस दुनिया में जितनी भी लाइट एनर्जी है सब कहां से आई है, सन से। बस समझना, मतलब सन उसका अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का। और उसको हम लोग ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, अरे पगले क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये किसमें है बता रहे हैं, प्लांट में है, हम लोग में नहीं है। तो प्लांट सनलाइट को कैप्चर कर ले रहा है, फूड बना रहा है। आम बन रहा है, तुम आम को तोड़ ला रहे हो, पका पकाया हुआ मिल जा रहा है, ले आ रहे हो, खा रहे हो। बात समझ गए ना। तो ये फंक्शन आप क्लोरोप्लास्ट में दे सकते हैं, ये सोलर रेडिएशन। अब देखो ट्रांसफॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एयर इनटू द शुगर। और ये जो हम लोग की जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, या प्लांट मतलब एनिमल हो गया, या कोई फैक्ट्रियां हो गई, या गाड़ी मोटर हो गया, उसका CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और CO2 अंदर जाती है। तो हमको ऑक्सीजन भी देता है और खाने पीने का
फल फूल भी देता है। तो ये काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। किसमें है? प्लांट में। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। बात समझ गए ना? तो ये क्लोरोप्लास्ट वाला भी हम लोग पढ़ लिए। तो क्या क्या पढ़ लिए आज हम लोग? क्या क्या पढ़े देखो ध्यान से, यहां से पढ़ना शुरू किए। क्या पढ़े? गोल्जी ऑपरेटस, है ना। और फिर क्या पढ़े? लाइसोसोम। फिर क्या पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर क्या पढ़े? प्लास्टिड। और फिर प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। बस समझ गए ना? अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।